हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल होने वाले लोगों की तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 400 से जायद लोग डाकुओं के चंबे में रहे। मासूम 1.5 साल 2 साल के बैक वक्त 3-3 4-4 बच्चे डाकुओं के चंबे में रहे। दिन दिहाड़े सक्खर में शहीद खालिद महमूद सुमरो शहीद हो जाते हैं। दिन दिहाड़े सक्खर में जान मोहम्मद महर का कत्ल हो जाता है। दिन दिहाड़े सक्खर में डॉक्टर कृपाल पर हमला होता है और गाड़ियां लूटी जाती हैं। हैदराबाद मीरपुर खास नवाबशाह डिवीजन में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। कराची डिवीजन में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है और हुकूमती वज़रा, हुकूमती जिम्मेदारान, सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान सब कुछ अच्छा है का राग रोजाना सुनाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि जो हालात बलूचिस्तान में, जो हालात खैबर पख्तूनख्वा में, वो हालात हमारे नहीं, शुक्र करें। मैं सिंध हुकूमत से पूछना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आवाम इन हालात तक क्यों पहुंचे कि आज वो बगावत पर उतर आए हैं और उनके हाथों अवामी जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज है। आज अगर बलूचिस्तान के अंदर कोई गैर महफूज है तो वो पुलिस वाला है। आज अगर कोई गैर महफूज है तो वो रेंजर्स और आर्मी से ताल्लुक रखने वाला है। कल भी मेरे अफवाज पाकिस्तान के नौजवान शहीद कर दिए गए, उनके लाशों को घसीटा गया, शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसको अगवा कर लिया जाता है और यहां पर सरकारी मुलाजिमीन की सरपरस्ती में डाकुओं को हथियार फराम होते हैं। क्या वजीर आला ने आज तक ये बताया है कि ये भारी भरकम हथियार कौन से रास्ते से आते हैं, ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, ये जैकबाबाद, शिकारपुर, कनकोट, कश्मीर, सक्कर और लाड़काना के उन डाकुओं के पास कैसे पहुंचते हैं? पुलिस के नाक के नीचे, रेंजर्स के नाक के नीचे 2 खरब की बजट के बावजूद आखिर हथियारों की रसाई इन डाकुओं तक कैसे होती है? आखिर पुलिस क्यों नाकाम है? और फिर शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल में नामजद मुजरिम अपने मौत आप मरता है, उसको पुलिस मुकाबला शो किया जाता है इनामी रकम हासिल करने के लिए और उसके वरसा से बार्गेनिंग करके, गुस्ल दिलवा के, कफन पहना के, कच्चे में पुलिस मोबाइल भेज के लाश वसूल किया जाता है, फोटो सेशन करा के फिर उसका लाश वापस मालिकों को दिया जाता है और बड़े एहतमाम के साथ उसकी नमाज जनाजा होती है। क्या ये जान मोहम्मद महर के साथ और उसके वरसा के साथ मजाक नहीं? क्या ये सिंध के कौम के साथ मजाक नहीं? क्या ये आवाम के साथ मजाक नहीं? वजीर दाखिला साहब ये बताएंगे कि आप जिस एसएसपी के हर तकरीब में तारुफी कलमात के बगैर अपना खिताब पूरा नहीं करते, क्या उस एसएसपी साहब ने डाकुओं को मंथली तनख्वाह पर अपने टीम में शामिल नहीं किया? क्या आप इनकार करेंगे उनके? क्या हम उनके नाम पेश करें कि कौन से डाकू हैं जो पुलिस के सरपरस्ती में काम कर रहे हैं? आखिर क्यों सिंध हुकूमत अवाम को इस नहज पर मजबूर कर रही है कि वो अपने 2 साल के बच्चे के तहफ्फुज के लिए, अपनी मां, बहन, बेटी के इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के लिए, अपने रोड और रास्ते के तहफ्फुज के लिए वो भी बंदूक उठाएं, वो भी रोड पर निकल आए और वो भी स्टेट के खिलाफ उसी तरह खड़े हो जाएं जिस तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो अवाम खड़ा हुआ है। हम अमन चाहते हैं, अमन देने की बुनियादी जिम्मेदारी हुक्मरानों की है। अगर उनको दरियाओं के सोदों से, वसाइल और जजायर और मादनियात के सोदों से, अगर उनको करप्शन से फुर्सत मिली है तो कम से कम वो अमन की तरफ तवज्जो दें, अमन कायम कराएं और अगर वो अमन कायम कराने में नाकाम है तो अवाम की जान छोड़ें, उनको फिर इन कुर्सियों पर बैठने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। आज एक मर्तबा फिर
सिंध अमन जरगा हुआ। ये अमन जरगा किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये तो हुकूमत के साथ, पुलिस के साथ, इदारों के साथ, रेंजर्स और फौज के साथ ताउन के लिए मुनक्किद किया गया कि भाई हम आपके साथ अमन के लिए कौन सा ताउन आपके साथ शामिल कर सकते हैं, कौन से सरदार से, नवाब से आपको मदद की जरूरत है, कौन से कबायली तसादुम के खात्मे के लिए आपको कौन से सरदार की जरूरत है, कहां काफला ले जाने की, जरगा ले जाने की जरूरत है। हम चलते हैं, हम मिन्नत करते हैं, समादत करते हैं, उन बरादरियों को जरगों के लिए राजी करते हैं, वो राजी हो जाएं, उनकी मर्जी है वो सेशन कोर्ट में अपना फैसला करें, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना फैसला करें, वो हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें, राजी तो हो बंदूक फेंकने पर, राजी तो हो कबायली तसादुम छोड़ने पर, राजी तो हो वो अपने बिरादरियों के अंदर सुलह करने पर। आज का जरगा तो उसके लिए किया गया। जब तक कबायली लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी, कबायली तसादुम खत्म नहीं होंगे, जब तक इन लड़ाइयों के फैसले नहीं होंगे, तब तक आज का अमन जरगा समझता है कि अमन कायम नहीं हो सकेगा, बंदूक नहीं फेंकी जा सकेगी। वो जो कच्चे के अंदर बंदूक उठाए बैठे हैं वो भी अमन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, उनकी बच्चियां इज्जत से रुखसत हों घरों से, उनकी माएं, बहनें, बेटियां भी चाहती हैं कि उनको अपने प्यारों के जनाजे गोलियों में छलनी न मिले, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनको अपनी लड़ाइयों से बाहर निकाला जाए, उसके लिए जरूरी है कि उनको अमन के लिए आमादा किया जाना चाहिए। आज का जरगा तो इसलिए बुलाया गया था, ये वजीर आला सिंध की सदारत में होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के हुकूमती सरदारान, हुकूमती नवाब, हुकूमती मीर और कबायली अमायदीन आज के इस जरगे में शरीक नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत सिंध ने उनको खुद मना किया है कि आपने अमन के कोशिशों से दूर रहना है, क्योंकि उनको पता है कि वो अवाम के वोट से मुंतखब नहीं हुए, जाली मैंडेट से वो असेंबली में गए हैं और उनके लिए पेटियां भरने वाले और फॉर्म 47 के लिए जाली वोट डालने वाले, यही जो है वो बंदूक उठाने वाले लोग हैं। इलेक्शन के दिनों में क्यों अमन कायम हो जाता है? क्योंकि इन हुकूमती सरदारान और नवाबों और मीरों को जितवाने के लिए उनको जाली वोट डालने होते हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि आज हुकूमती सरदारों ने, नवाबों ने, मीरों ने जो शिरकत नहीं की है, उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत ने खुद उनको क़याम अमन के अमल से रोके रखा है। 25 अगस्त 2025 बरोज़े पीर सुबह 9 बजे कराची में जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की जनरल काउंसिल का इजलास होगा, सूबाई मजलिस उमूमी का, जिसमें कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे, जहां अमन अमान के हवाले से मामलात पर मजीद गौर किया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौजूदगी में जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध मजीद अमन अमान के हवाले से अहम फैसले 25 अगस्त को कराची में जनरल काउंसिल के इजलास में करेगी। आज के अमन जरगे ने यह तय किया है कि एक खत आज के अमन जरगे के तबस्सुस से सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर सिंध, डीजी रेंजर सिंध, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध की तरफ भेजा जाएगा और उनको दोनों अमन जरगे में सिंध के अमन अमान के हवाले से जो तजावीज सामने आई हैं उनसे आगाह किया जाएगा। आज के इस अमन जरगे में मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, नवाब, सरदार, मीर और बिरादरियों के बड़ों के मौजूदगी में मुश्तमिल 34 रुकनी कमेटी मुरत्तब की जाती है। वो 34 रुकनी कमेटी जल्द शेड्यूल देगी और 34 रुकनी कमेटी उलमा को, मुफ्तियान को, मुअज़्ज़िज़ीन को, हुफ़ाज़ को, तलबा को, बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन को ले जाकर मिंट मेड़ काफले ले जाएगी और कबायली लड़ाइयों के खात्मे के लिए न सिर्फ उनको अपील करेगी बल्कि उनको उस वक्त तक वहां से नहीं उठेगी जब तक वो अपने जरगे करने के लिए आमादा नहीं होते। उसके साथ साथ आज का ये अमन जरगा समझता है कि हम बंदूक उठाने वालों के पास भी जाएंगे, चाहे वो बरादरियों के हों,
چاہے وہ ڈاکو ہوں، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے ہوں یا ان کے بڑے ہوں، ہم یہی منت میڑ قافلہ لے کر ان کی طرف جائیں گے کہ حکومت اور آپ کی لڑائی میں حکومت کمزور پڑ گئی ہے، آپ بظاہر طاقتور نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کے اس حکومت اور آپ کی اس لڑائی سے نہ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے، نہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، نقصان سندھ کے عوام کو ہو رہا ہے، سندھ کو ہو رہا ہے۔ آپ کے اس اقدام سے پورے ملک میں سندھ بدنام ہو رہی ہے، لہذا آئیں سندھ کے خاطر، عوام کے خاطر بندوق چھوڑیں اور آپ عوام کی جان مال اور عزت اور آبرو کو آنچ نہ آنے دیں اور اس سے آپ دور رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سندھ امن جرگے نے یہ طے کیا ہے کہ 11 ستمبر 2025 کو جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی میزبانی میں سندھ امن مارچ یا سندھ امن کارواں کا آغاز کشمور سے کیا جائے گا۔ کشمور سے ہوتے ہوئے شکارپور، سکھر، خیرپور، نوشہر و فیروز، نواب شاہ، مٹیاری، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، سجاول، ٹھٹا سے امن کارواں کراچی میں داخل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاجی پرامن مظاہرہ اور دھرنا دیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اس حوالے سے بیدار کرنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے اس میں 1 دن لگے، 2 دن لگے یا 3 دن لگے، لیکن 11 ستمبر 2025 کو کشمور سے سندھ امن کارواں، سندھ امن مارچ روانہ ہوگا، جس میں آج تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، قوم پرست جماعتوں کو، سول سوسائٹی کے نمائندگان کو، وکلاء کو، صحافیوں کو، اسٹوڈنٹ تنظیموں کو اور عوام الناس کو شرکت کی اپیل کرتا ہوں۔ آئیں سندھ کے امن کے لیے آپ اس امن کارواں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ سندھ کے عمل کے لیے ہم عملی طور پر اقدام کر سکیں۔ پریا کماری کے بازیابی کے لیے آج کا یہ امن جرگہ بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کرپال داس پر حملے کی آج کا یہ جرگہ شدید مذمت کرتا ہے۔ شکارپور پولیس نے 11/7/2025 کو عبد الکریم بھرچون، غلام قادر، علی جان اور آسودی خان کو اٹھا کر گم کر لیا ہے۔ آج کا یہ امن جرگہ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر رہوں گا۔ راشد صاحب، میرا نام آغاز ہے، میں آج نیوز سے۔ اس وقت امن کا جو معاملہ ہے وہ سندھ کا سب سے بڑا بہت ایشو ہے۔ طالب علم بھی یہی چاہتا ہے، مزدور، محنت کش، سیاسی ورکر، سب آدمی یہ چاہتا ہے کہ امن ہو تاکہ ان کی معاشی سرگرمیاں، ان کا جو معمولات زندگی ہے وہ ٹھیک سے چل سکیں۔ اگر ہم گاؤں دیہاتوں کی بات کریں تو نہ وہاں تعلیم ہے کسی وجہ سے، نہ صحت ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، کوئی سرگرمیاں نہیں ہے۔ شہروں کی بات کریں تو شہروں میں اس وقت لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، گھروں میں مارا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے پھینکا جا رہا ہے۔ معصوم بچوں کو، 4 سال بچوں کو چھوٹی سی بائک کی مزاحمت پر گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کرپال کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی سی مزاحمت پر کیش لوٹنے کے معاملے پر پہلے گولی ماری جاتی ہے، پھر کیش لوٹا جاتا ہے۔ یہ انتہائی فرسٹریشن کی بات ہے۔ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہارڈ کور ٹائٹل ہے سب کے لیے، اس کے سیاسی مقاصد کچھ بھی ہوں، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں پیورلی اسٹیبلشمنٹ آف پیس کے حوالے سے۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ وہ لوگ کہ جو نہیں آئے، سرکاروں کی میں بات کر رہا ہوں، اور میجورٹی نہیں آ رہی۔ اسی دفعہ بھی ہم نے ایک کوشچن کیا تھا کہ ان لوگوں کے نام کیا ڈسکلوز ہوں گے۔ آج اپنے اس کے حوالے سے بہت مسئلہ افزا بات کی ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو فرسٹ لیئر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرسٹ لیئر جو سرکاروں کی ہے وہ نہیں آ رہی، کیا وجوہات ہیں، اور پچھلے سے لے کر اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے، تھوڑا سا بتائیں کہ کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز آپ نے جو تمہیدی گفتگو کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جو مار رہے ہیں، کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم نہیں؟ کیا ان کو مرنا نہیں؟ کیا ان کو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا؟ ہم ان کو اپیل کرنے کے لیے آج فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو اپیل کریں گے، درخواست کریں گے۔ خون کیوں سستا ہو گیا ہے؟ 50 روپے پر خون ہو رہا ہے،
500 रुपए पे कत्ल हो रहा है, इतना इंसान का खून सस्ता हो गया। जहां तक आपने बात की सरदारान के नाम, आपको लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी जो नहीं आए। लेकिन यह कहना कि फर्स्ट लेयर नहीं आई, मेरे नजर में हर बिरादरी का बड़ा वो फर्स्ट लेयर है। आज हुकूमती सरदारान नहीं आए, हुकूमती नवाब नहीं आए, और इसलिए नहीं आए कि उन पर हुकूमत का जोर है और वो अपने हुकूमत को नाराज नहीं कर सकते। शायद बहुत सारे आने चाह रहे हो, शायद मैं उनकी नेक नीयती पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसका जिम्मेदार उनको नहीं, हुकूमत सिंध को समझता हूं। और मुझे गुफ्तगू पूरी करने दें। उसके साथ साथ जहां तक आपने फरमाया कि सियासी मकासद, मुझे ये बताएं कि यहां जो सरदारान बैठे हुए हैं, इनमें से तो 2-4 के अलावा किसी का जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। कल इलेक्शन में वो कहां खड़े होंगे, किसके साथ खड़े होंगे, वो कल भी आजाद थे, आइंदा कल भी आजाद हैं। मुझे सियासत करने के लिए बहुत अच्छा महाज है, बहुत अच्छा मैदान है। जमीयत उलमा इस्लाम से बड़ी सिंध में कोई अवामी कुव्वत नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी को अवामी जमात नहीं समझता, एस्टेब्लिशमेंट की जमात समझता हूं। अवामी जमात इस वक्त सिंध में है तो जमीयत उलमा इस्लाम है। मेरे पास बहुत महाज है, मैं कर सकता हूं, करूंगा, सियासत कर रहा हूं, करूंगा। लेकिन आज का ये इजलास जरगा सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, अमन अमन अमन, अवाम 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 और सिंध के लिए है। उसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। मौलाना साहब, आप ये बताइए, आपके तमाम जो अख्तियार आपको दिए जाए और आप अपनी अमन के हवाले से आपका क्या प्लान है और पहला स्टेप आपका क्या प्लान है? देखिए, ये तो अगर और मगर वाली बात है ना। हम अगर मगर से निकलकर आपको अमली इक़दाम दे रहे हैं कि हम मार्च कर रहे हैं वज़ीर आला हाउस की तरफ, हम अमली आपको इक़दाम दे रहे हैं कि हम जरगे लेकर जा रहे हैं अमन के लिए, मिंथ में काफिले। मेरा ख्याल ये है कि यही सबसे मुनासिब होगा। बाकी इख्तियारात मुझे मिले तो इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन में सब कुछ ठीक करके दिखा दूंगा। अफराज इधर मौजूद आए हैं, उसमें से जितने लोग नहीं आए, आपने उनको इन्विटेशन भिजवाया था, वो मौजूद लोगों से आपने क्या राब्ता किया, वो क्यों नहीं आए? आपने अपनी परसेप्शन जाहिर की कि हुकूमत सिंध ने उन पर प्रेशर दिया, उसके नहीं आए। आपने उनसे पूछा वो क्यों नहीं आए? मौजूद शख्सियात 5 मरतबा मैंने उनको दावतनामा अपने जाती नंबर से व्हाट्सएप किया है। 1 मरतबा मैंने अपने ओहदेदार उनके दरवाजों पर भेजे हैं और उन्होंने 5 मरतबा के दावतनामों का जवाब नहीं दिया। मदीना मुनव्वरा से मैंने दावत दी है, कोई जवाब नहीं कि मैं रोज़ा रसूल अतर के साए में हूं और आपको दावत दे रहा हूं सिंध के अमन के लिए आए। मैं काबतुल्लाह के छांव में बैठा हूं और आपको दावत दे रहा हूं सिंध के अमन के लिए आए। जवाब नहीं दिया और क्या पूछूं उनसे? मेरा व्हाट्सएप देख, जी बिल्कुल वो नहीं चाहते, मैं उनको जिम्मेदार समझता हूं बदम की। उन्हें जो सिर्फ बुनियादी सबब इहो हो जो जरगो पहिरियां थियणो हो, मुंहिंजे उम्रे जो सफ़र ऐं तुर्की जो सफ़र लाइक़ थियो, जंहिंजे करे 20-25 ॾींहं मां मुल्क खां ॿाहिरि हुउसि, जंहिंजे करे थोरो तातुल जो शिकार थियो आहे। 14 अगस्त जे बजाय 11 सितंबर बि परते कोन्हे। अल्लाह कदो त अमन मार्च जेको आहे उहो बाहमी मुशावरत सां, तव्हांखे ख़बर आहे त असां प्रेशर ॾियण वारा आहियूं, प्रेशर वठण वारा न आहियूं। जी महर साहब मुझे चाचो आहे ऐं शहरियार महर मुझो भाउ आहे। वो मां जो भाउ शहरियार महर चए थो त शिकारपुर में जेका बदमनी आहे, मुनमान जी सूरताल ख़राब आहे, कुछ बिरादरी जेका तव्हां सां शामिल थी आहे, उन जा क्रिमिनल जेके उन सॼी सूरताल जा ज़िम्मेवार आहिनि ऐं वहां सरपरस्ती कयो। गौस बख्श महर साहब अॼु बि मुंहिंजो चाचो आहे, शहरियार खान महर अॼु बि मुंहिंजो भाउ आहे। लेकिन पुछण इहो थो चाहियां त शिकारपुर जो SSP मुंहिंजी जमात हणायो आहे या उन्हनि हणायो आहे? DSP मुंहिंजी जमात हणायो आहे या उन्हनि हणायो आहे? SHOs मुंहिंजे दोस्तनि हणाया आहिनि या उन्हनि हणाया आहिनि? या मां SSP खे फोन करे कॾहिं रोकियो आहे त फलाणे धाड़ेल जे ख़िलाफ़ कार्रवाई न कयो, फलाणे चोर जे ख़िलाफ़ कार्रवाई न कयो? या मां बज़ात खुद 20 दफ़ा फोन करे SSP खे चयो आहे त कार्रवाई कयो, बेरहमानी कार्रवाई कयो, जमीयत उलमा इस्लाम तव्हां सां गॾु आहे। हुकूमत जिम्मेदार आहे, वो पंहिंजी जिम्मेदारीअ खां इन लफ़्ज़नि ते कंहिं ते गंद उछले करे मुबर्रा नथा थी सघनि। SSP उन्हनि जो आहे, DIG उन्हनि जो आहे, IG उन्हनि लॻायो आहे, वज़ीर आला उन्हनि जो आहे, वज़ीर दाख़िला उन्हनि जो आहे, MNA उहो आहे, MP उहो आहे। रोड नथा ठहनि शिकारपुर में, उनजो ज़िम्मेदार बि मां आहियां। अस्पतालुनि में रोज़ करप्शन थी थिए, मरीज़ तड़पी तड़पी शिकारपुर में मरनि था, उनजो ज़िम्मेदार बि मां आहियां।
शिकारपुर में अरबन रुपए की करप्शन थी, तो उनजो ज़िम्मेदार भी माया। MNA MPA कंहिंजे मथां इल्ज़ाम हणी करे पंहिंजो पाण खे सम्झनि था त असां अवाम जे अखियुनि में दूर विझी सघूं था, अवाम खे बेवकूफ़ बणाए सघूं था। उहे ॾींहं विया, अवाम सभिनी खे सुञाणे थो, सम्झे थो। ज़िम्मेदार कल भी उहे हुआ, अॼु भी उहे आहिनि, सुभाणे भी उहे रहंदा। गुज़िश्ता शब भी आपने अमन जगह मुनक़िद किया और आज भी है, फिर इसके बावजूद जो हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है। इसकी क्या वजह है कि वोटों पर निकले? नहीं, उसकी वजह ये नहीं है। हुकूमत को पता है कि हमें अवाम ने मुंतखब नहीं किया, इसलिए हम अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है। उनको पता है कि हम पैसों के बलबूते पर आए, एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी पर आए, इन ताकतवर लोगों के बलबूते पर आए, लिहाजा हम उनको राजी रखें। अवाम जाने, अवाम का काम जाने। वो अवाम के रास्ते से आए ही नहीं, इसलिए वो अवामी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनको अवाम की जान छोड़नी होगी। अवाम को इस नहज पर वो न उकसाएं कि अवाम बगावत पर उतर आए और उनके बंगलों और उनके घरों और उनके दफातर का घेराव करे। इस पर अवाम को मजबूर न करें। इन हमारे पुरअमन इजलासों को, पुरअमन मुजाहरों को, पुरअमन जो है धर्मों को, पुरअमन तकरीरों को वो सीरियस लें। ऐसा ना हो कि फिर कल मामला कहीं और तक पहुंच जाए। राशिद साईं, जेकॾहिं मजमूई तौर ते केमगल जो तालुक जयुआ कारकुन सां हुजे ऐं राशिद मोहम्मद सुलू खे चयो जे बाबा जयुआ कारकुन इन माल कंट्रोल छो था कयो, राशिद साहब चयो मां बेवस आहियां, त इहा राशिद साहब जी नाकामी हूंदी। ईअं तव्हांजे राइट लेफ्ट में सरदार वेठा आहिनि, उनजी 80% कम्युनिटी बदकिस्मती सां ऐं शर्मिंदगी सां असांखे चवणो पए त उन्हनि जी 80% कम्युनिटी जे मथां वॾो दाग लॻल आहे केमगल सां आहिनि। या तो पाण सरदार न सॾा आहिनि, जे सरदार आहिनि त पंहिंजे कम्युनिटी ते कंट्रोल कनि, उन्हनि जे करे सही सिंध जो अमन बर्बाद थियो आहे। छा हुननि जी का पंहिंजी का ज़िम्मेदारी नथी पड़े? सरदार या त सरदार न सॾा आहिनि, सरदार आहिनि त पंहिंजी कम्युनिटी खे लगाम छो था ॾियनि? ॾिसो, इल्जाम ॾियणु आसान है, इल्जाम देना आसान है। सरदार साहिबान को जब पुलिस ने बुलाया, क्या वो सरदार साहिबान पुलिस के पास नहीं गए? बार बार गए। रेंजर्स ने बुलाया, बार बार गए। और फिर SSP कहे उस सरदार को कि फलां गांव में फलां बंदा बैठा है, आप उसको अपनी गाड़ी में उठाकर लाएं और मेरे हवाले करें। जब SSP बेबस हो, जब रेंजर्स बेबस हो, 2 खरब की बजट के बावजूद वो कार्रवाई करने से कतरा रहे हो, तो सरदार अपने गले में मामला क्यों डालेगा? गंदे अंडे हर टोकरी में होते हैं। लेकिन सरदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, पहले अमन जरगे में कहा, दूसरे अमन जरगे में कहा, वो मेरी जमात में उनके ब्याह पर मैं कह रहा हूं कि बेरहमाना ऑपरेशन करें। पकड़े उनको, क्यों नहीं पकड़ रहे? क्यों बेरहमाना ऑपरेशन नहीं कर रहे? क्या हम किसी को छुड़ाने के लिए थाने पर गए? मुझसे मुताल्लिक सरदार साहब थाने पर गए जब हम उनकी मालकी करें, फिर आप हमें मोरद इल्जाम फेराएं। मैं यही तो कह रहा हूं कि दूसरे के ऊपर इल्जाम डालकर वो अपने आप को इस सारे मामले से बरीओ जिम्मा करना चाहते हैं। वो बरीओ जिम्मा नहीं है, वही जिम्मेदार है, उन्हीं ने अमन कायम करना है। नहीं करा सकते, हुकूमत छोड़ दें, हमारे हवाले करें, फिर देखें कि मैं मुझसे वाबस्ता आम कारकुन, मौलवी, मुफ्ती या सरदार जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो अमन कायम करा सकता है या नहीं करा सकता। आपने ये अमन में देखो, जैसे कि डॉक्टर इब्राहिम देखो, ये सक्कर में भूसा और जतोई तकरार कर रहा है। पहले तो आप शुरुआत वहीं से कीजिए कि वहाँ वो अमन करवाइए। वहीं से कर रहे हैं, वहीं से कर रहे हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं, वो तैयार हैं। और आप देखेंगे जब हम अमन कारवां के लिए निकलेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे। मौलाना साहब, जिस तरह से दोबारा बुलाया गया है, तमाम सरदार को दावत दी गई, लेकिन अब कुछ शायद कुछ नहीं है। लेकिन ये अगर अमन चर्चा है और दोबारा बुलाया गया है, कोई अमन हुआ नहीं, अमली तौर पर कोई इस तरह की चीजें नजर नहीं आई। सरदारों के हाथ में, बेचारों के हाथ में कुछ नहीं रहा, इनके हाथ में नहीं है कि ये अमन करा सके। पहले सरदार अपनी बेचते थे, डॉक्टर इब्राहिम बैतूल साहब को पता है कि इनको मबी मिलते थे, लेकिन अब ये खुद जा रहे हैं, लेकिन जो है मुजरिम वो मान नहीं रहे। सरदारों के हाथ में कुछ भी नहीं, ये सिर्फ फोटो सेशन एक थोड़ा सा इवेंट है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्यों ना ही एक तहरीक चलाई जाए, संजीदा तहरीक को, ताकि वो अमन हो सके और प्रेशर हुकूमत और पुलिस पर डाला जाए। मैं आपकी राय से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा और बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। आपको याद है, आप गवाह हैं, वजीर आजम के सामने जब मैंने कच्चे में ज्वाइंट ऑपरेशन का मुतालबा किया था और फिर 15 दिन का सिंध अमन कारवां चलाया था और कराची में पहुंच के लाखों लोग वहां शरीक हुए थे,
تو اس کے بعد مجھ تک یہ پیغامات بھیجے گئے کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے قبائلی تصادم ہیں ان کے خاتمہ کروایا جائے، ہمارے سرداروں کو کہا جائے کہ وہ ہمیں تاریخ دیں، پھر ہم اپنے آپ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے پیش کریں گے۔ میں وہ پیغام لے کر وزیر اعلیٰ کے پاس گیا، وزیر داخلہ کے پاس گیا، چیف سیکرٹری کے پاس گیا، آئی جی کے پاس گیا، ڈی جی رینجرز کے پاس گیا، آئی ایس آئی ایم آئی کے پاس گیا، اور ان کو میں نے کہا کہ بھائی امن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا، آپ کا آپریشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا، آپ کا جوائنٹ آپریشن اس وقت تک فروٹفل نہیں ہوگا جب تک قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کے لیے آپ کردار ادا نہیں کریں گے۔ وہاں سے جب مجھے نا امیدی ہوئی اور کوئی جواب نہیں ملا تو میری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کے لیے ان سرداروں کو ٹیبل پہ بٹھایا جائے، ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں اور اپنے برادری سے تعلق رکھنے والے جن جن کی لڑائی ہیں ان کو راضی کریں کہ وہ فیصلے کریں۔ تو آج کے اس جرگے کا مقصد قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرنی ہے اور قبائلی لڑائیوں کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہے، جیسے میں نے بریفنگ میں، پھر ان کی مرضی ہے جہاں بھی فیصلہ کریں، سردار کے پاس کرتے ہیں، مفتی کے پاس کرتے ہیں، عدالت میں کرتے ہیں، لیکن ان کو راضی تو کریں، تاریخیں تو دلوائیں۔ وہ سردار صاحبان جب تک نہیں ہوں گے وہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم قبائلی تکراروں کے خاتمے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی امن امان قائم کرانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، سرداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بندوق دینے والوں کی ذمہ داری ہے، جن کے ناک کے نیچے ہتھیار بارڈر سے نکلتے ہیں اور شکارپور کے کچے تک پہنچتے ہیں، 50 چوکیاں کراس کر کے آتے ہیں، فوج کی، رینجرز کی اور پولیس کی۔ مجھ میں بولنے کی ہمت ہے، آپ میں شاید یہ لکھنے کی اور چلانے کی ہمت ہو یا نہ ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ سردار بیچارے کیا کریں گے جب فون آئے گا ایس ایس پی صاحب کو اور ڈی آئی جی صاحب کو کہ یہ ہمارے بندے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ لہٰذا امن امان قائم کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس حوالے سے حکومت کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا تھا کہ جب تک قبائلی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی امن نہیں ہوگا، بندوق نیچے نہیں جائے گی، بندوق اس وقت تک نیچے جب تک نہیں جاتی تب تک امن کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آج ہم نے بیٹھ کر جو ہے یہ فورم تشکیل دیا ہے اور اسی فورم کو لے کر ہم منٹ میڑ قافلے لے کر جائیں گے اور لڑائیاں ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی 14 اگست کو ہم نے پہلے بھی سیلیبریٹ کیا ہے، اب بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انگریز سے تو یہ ملک آزاد ہوا ہے لیکن عوام کو ابھی تک حق حاکمیت اور حکمرانی نہیں دی گئی۔ 74 سال سے عوام اب بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ 14 اگست کو جہاں استحکام پاکستان کے لیے دعا کریں گے وہیں عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کوشش بھی جاری رکھیں گے۔ انہیں جلا وہی کرے جگہ کمیٹی تشکیل کیا ہے، وہ وہی مشاورت کندی کوشش کرنا سے جلد از جلد رکھے۔ کئی سال ہو گئے ہیں پریا کماری کو غائب ہوئے، کئی سالوں سے مذمت ہوگی، سر اس کا کوئی عملی جامع پہنائیں گے اس چیز کو، اس طرح کے آپ کوئی اجلاس بلائیں گے جس طریقے سے وہ بازیاب؟ دیکھیں آج کے اس جرگے میں پریا کماری موضوع بحث رہی ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم مذمت کریں، اس کی فوری بازیابی کا مطالبہ کریں۔ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، آئی جی ہمارے تابع نہیں ہے، ڈی آئی جی ہمارے تابع نہیں ہے، رینجرز ہمارے تابع نہیں ہے، تو ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک بڑی نازک بات بھی ہے کہ جب آپ ٹینڈرز اور ڈاکوں کی طرف جائیں گے انہیں احتیاط پھینکنے کے لیے جائیں گے کہ امن پروسیس شروع ہو، ان کا بہت سا کرائم ہوا پڑا ہے، تو کیا ان کو حکومت چھوڑ دے گی یا ریاست چھوڑ دے گی؟ آپ کے کہنے پر سرنڈر کریں گے تو وہ کس پوزیشن پر ہوگا؟ یہ میکینزم کیسے طے ہوگا؟ سلینڈر کرنے کے لیے ہم ان کو نہیں کہیں گے، ہم ان کو کرائم بند کرنے کے لیے کہیں گے۔ باقی سلینڈر جانے، حکومت جانے اور وہ جانے اور ان کے کیسز جانے، ہم ان کو کہیں گے کہ کم سے کم گھر میں بیٹھو، اپنی کھیتی باڑی کرو، اپنے گھاس اگاؤ اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالو، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے کہا کہ جو حکومت ہے وہ پیسے دے کے رہے گی، کہ اگلے الیکشن کے لیے آپ بھی پیسے جمع کرتے ہیں؟ آپ دے دیں گے چندہ مجھے؟ آپ دے دیں تو آپ سے آغاز کر لیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔